सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले। क्योंकि इस देश के भीतर उलझन कुछ इस तरीके से सरकार ने पैदा कर दी कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो फिर वायरस लोगों को मार देगा। लोगों के सामने सवाल है, लॉकडाउन खत्म होगा तो उसके बाद जो भूखमरी होगी, जो बेरोजगारी होगी, वो यूं ही मार देगी। मतलब यह है कि इस देश में बिखरे हुए मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाना लॉकडाउन के बीच में असंभव सी स्थिति है। दोस्तों, आज का मुद्दा बेहद अहम है और बहुत महत्वपूर्ण है। इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले इस देश के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को समझ लीजिए। क्योंकि इस देश के भीतर की सारी रेलगाड़ियां, जिनकी तादाद लगभग 12,616 पैसेंजर ट्रेन है, उसमें लगने वाले कोचेस जो होते हैं, जो डिब्बे होते हैं, उनकी तादाद लगभग 55,528 है। सारे कोचेस में अगर 72 मजदूरों को बैठा भी दिया जाए और रवाना भी कर दिया जाए तो भी 39 लाख लोगों को ही हम लोग सफर करा सकते हैं एक साथ। और अगर उसके साथ बसेस को भी जोड़ दीजिएगा तो इस देश में लगभग 16 लाख रजिस्टर्ड बस है। उसमें से जो सरकारी बसेस होती हैं उनकी तादाद लगभग 1,70,000 है। लेकिन 16 लाख रजिस्टर्ड बसों में हर बस में 30 लोगों को भी अगर आप बैठा देते हैं तो भी आप 4.5 करोड़ लोगों को सफर करा पाएंगे। न सिर्फ असंभव सी स्थिति है बल्कि लॉकडाउन इसके बाद आपको 1 महीने और बढ़ाना पड़ेगा। 1 महीने तक रेलगाड़ियां और बसेस को चलाते रहना होगा जो कि हर मजदूर को घर तक पहुंचा दे। जो अपने गांव से निकल कर आया, जिले से बाहर गया, राज्य से बाहर गया, इतनी बड़ी तादाद में इस देश में बिखरे पड़े हैं। तकरीबन 22 करोड़ मजदूर हैं देश के भीतर में, जिन्हें माइग्रेंट लेबर हम लोग कहते हैं। अगर उनको पहुंचा पाने की स्थिति में हम नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही इजाजत नहीं देता है, तो अगला सवाल यहां से निकलता है कि जो जहां पर है वो वहां पर क्यों नहीं रहना चाहता है। और रहना अगर चाहता है क्योंकि वह तो रोटी के लिए घर से बाहर निकला, 2 जून की रोटी मुहैया हो जाए, तो फिर ऐसा कौन सा खर्चा है जिस खर्चे को यह देश पूरा कर पाने की स्थिति में नहीं है कि इस देश में बिखरे हुए लोग जो अलग अलग तबके के हैं, या फिर गांव में भी जो लॉकडाउन की स्थिति है वहां तक भी हम मुफ्त का अनाज नहीं पहुंचा पा रहे हैं, कितना खर्च आएगा। हमें लगता है कि आज एक बेसिक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश की जाए कि दरअसल इस देश का सच क्या है। इस देश का पहला सच यह है कि इस देश में किसान लगभग 10.5 करोड़, मनरेगा से जुड़े हुए एक्टिव वर्कर्स लगभग 11.5 करोड़, पीडीएस जिनके पास राशन कार्ड है लगभग 23 करोड़, मिड डे मील खाने वाले बच्चे लगभग 11.5 करोड़, माइग्रेंट लेबर्स लगभग 22 से 23 करोड़। ये सब कुछ जगह पर मिक्स भी करेंगे। जो किसान होगा वो मजदूर भी होगा, कुछ मजदूर होगा उसके पास राशन कार्ड भी होगा, जिसके पास राशन कार्ड होगा वो माइग्रेंट मजदूर भी होगा। ये सारी चीजें एक साथ जोड़ लीजिए। लेकिन कमोवेश यही वो स्थिति है जिनको हमको स्टैंड स्टिल करना है कि जहां पर हैं आप वहीं रुक जाइए। लेकिन इसके लिए बजट क्या होगा? उस बजट को जब हमने निकाला तो हैरत में आ गए कि इस देश की इकोनॉमी के लिए इससे कम बजट उन पर खर्च किया नहीं जाता है। क्योंकि इस देश का एक सच है, 1% लोगों के पास, 1% लोगों के पास इस देश का 73% संसाधन है, यानी 73 रुपया उनके पास है। बाकी पूरी लड़ाई 27 रुपए को लेकर 99% लोग लड़ रहे हैं। उसमें यह 90% से ज्यादा जो बड़ा तबका है, इसकी स्थिति पहले आप देख लीजिए, समझ लीजिए। किसान लगभग इस देश में 10.5 करोड़ हैं। सरकार के हिसाब से मंथली उनकी औसत कमाई 6,426 है। 6,426 को अगर आप गुना करते हैं 10.5 करोड़ किसानों से तो यह बैठता है लगभग 67,473 करोड़ रुपए, यानी 67,473 करोड़ रुपीस में आप किसानों को दे सकते हैं, महीने भर उनको घर में बैठा सकते हैं। मनरेगा का आपका महीने का बजट है 5,125 करोड़ रुपए। पीडीएस यानी राशन दुकान का बजट है आपके पास 9,630 करोड़ रुपए। मिड डे मील का बजट है 833 करोड़ रुपए का। माइग्रेंट लेबर अगर आप औसत 4,000 रुपए कमाई मानते हैं, किसी की कमाई 9,000 रुपए भी होगी प्रति महीना, लेकिन किसी की कमाई 2,000 भी है, और जो औसत की स्थिति है उसमें 5,000 से ज्यादा इस देश के भीतर में माइग्रेंट्स लेबर सिर्फ 20% है। तो 4,000 हमने उसको निकाला है। उस 4,000 में अगर 22-23 करोड़ माइग्रेंट वर्कर्स को आप फ्री ऑफ कॉस्ट 1 महीने का देते हैं तो वो लगभग बैठेगा 88,000 करोड़ रुपया। और इन सब को जब आप जोड़ दीजिएगा तो रकम आती है 1,71,000
करोड़ रुपए, 1,71,000 करोड़ रुपए एक महीने का है। यह खर्चा आप पूरे देश को स्टैंड स्टिल कर सकते हैं, जहां पर जो है वहीं पर रहो, क्योंकि इस देश के भीतर उलझन कुछ इस तरीके से सरकार ने पैदा कर दी कि लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो फिर वायरस लोगों को मार देगा। लोगों के सामने सवाल है, लॉकडाउन खत्म होगा तो उसके बाद जो भूखमरी होगी, जो बेरोजगारी होगी, वो यूं ही मार देगी। और इस असमंजस के चक्रव्यूह में पूरे देश को उलझा दिया गया है। इसीलिए संकट है। हमारे पास बहुत सारे पत्र आते हैं, उसमें एक जैसे मुंबई की अलीशा करीम है, उन्होंने एक लेटर लिखा। उन्होंने बताया कि मुंबई के करीब वसई का इलाका है, वहां पर वो एक इंडस्ट्री चलाती है, उसमें 42 मजदूर काम करते हैं। बीते 45 दिनों से वो खाना दे रही हैं उन्हें, लेकिन लॉकडाउन जैसे ही खुलेगा हर कोई घर लौटना चाहता है। वो जब घर लौट जाएंगे यूपी बिहार, तो उसके बाद उनका क्या होगा। इसी तरीके से भिवंडी से एक लेटर आया हमारे पास। भिवंडी के लेटर वालों का कहना है, उनका नाम जो है रमा देवी है, वो कह रही हैं कि हमारे यहां लगभग 103 मजदूर काम करते हैं, खिला रहे हैं, लेकिन वह अब लौटना चाहते हैं। और स्थिति ये आ गई है, और इन मजदूरों की स्थिति है कि भिवंडी से उत्तर प्रदेश जाने के लिए मजदूर साइकिल से निकल गए। और जानकारी कल आई कि जो सीमा का इलाका है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का, बड़वानी के इलाके में साइकिल चलाते चलाते 350 किलोमीटर के बाद उसकी वहां पर मौत हो गई। और इस देश के भीतर में इस तरह साइकिल ठेले से और पैदल निकले हुए लगभग 11 लोगों की मौत इस देश में हो चुकी है। सवाल ये नहीं है। आज आइए सीधे सीधे इस बजट पे। 1,71,000 करोड़ का बजट एक महीने का, जिसमें किसान, मनरेगा मजदूर, इस देश के भीतर के तमाम राशन कार्ड धारी, इस देश में मिड डे मील, इस देश के माइग्रेंट वर्कर, सबको आपने एक महीने का अनाज दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब आपके अनुकूल सारी चीजें हो गई। अगला सवाल यह है कि यह पैसा आएगा कहां से, और सरकार क्या वाकई ऐसी स्थिति में है कि वह इन पैसों को खर्च करे, और क्या सरकार की प्राथमिकताएं बदलेंगी अब ग्रामीण भारत को लेकर, या पुरानी परिस्थिति में रहेगी जहां पर वो कुछ कॉर्पोरेट को पैसा दे देती थी, कुछ रियल एस्टेट को पैसा दे देती थी, कुछ बैंक को पैसा दे देती कि ठीक हो जाओ, कुछ एनबीएफसी को पैसा दे देती थी। अलग अलग इंस्टीट्यूशन को उसने खूब पैसे बांटे हैं कि वो पटरी पर आ जाए, लेकिन देश की इकोनॉमी पटरी से उतरती चली गई। आपको एक सच पहले बतला दें, इस देश का सच यह है कि इस देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान चाहे 16% का हो, लेकिन ग्रामीण भारत का योगदान भारत की जीडीपी में लगभग 48% का है। 48% का मतलब कैसे होता है, जरा समझ लीजिए। जैसे खेती में 96% गांव है, 4% शहर आता है। पशुधन में लगभग 95% गांव ग्रामीण भारत आता है, 5% आपका शहर आता है। लेकिन माइनिंग में 53% ग्रामीण इलाका आता है, 47% शहर का इलाका आता है। प्रोडक्शन में, उत्पादन में 51% ग्रामीण इलाका आता है, 49% शहर का इलाका आता है। कंस्ट्रक्शन में 47% ग्रामीण इलाका आता है, 53% शहर का इलाका आता है। गोडाउन्स में 40% ग्रामीण इलाका आता है, 60% शहर का इलाका आता है। रियल एस्टेट में 39% शहर का इलाका आता है, 39% गांव का इलाका आता है, 61% शहर का इलाका आता है। जो व्यापार है, होटल है, यह लगभग 28% ग्रामीण इलाके में भी आता है। बिजली, पानी, गैस है, इसका लगभग 33% ग्रामीण हिस्से में भी आता है। जो प्रशासन या डिफेंस है, इसका भी 19% ग्रामीण इलाके में आता है। तो ग्रामीण भारत को आप किस तरह नकारते आए हैं, इसकी एक तस्वीर यह निकल कर आती है कि आप एक महीने का 1,71,000 करोड़ रुपया निकाल नहीं सकते हैं, कि जो कि उनको सीधे सीधे राहत दे देती है। इसको भी छोड़ दीजिए। अगर ग्रामीण भारत का योगदान इतना बड़ा है, तब यहां से एक और सवाल शुरू होता है। यह सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यह पैसा आएगा कहां पर और यह पैसा जाएगा कहां पर, क्योंकि इस दौर में हमने हर चीज बर्बाद कर दी है। हम उस ग्रामीण भारत में सिर्फ अनाज ही नहीं होता है, डेयरी इंडस्ट्री भी चलती है। अब आप सोचिए कि डेयरी इंडस्ट्री का मतलब क्या है। डेयरी इंडस्ट्री का मतलब है लगभग 50 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन भारत में होता है, जिसमें सब ग्रामीण इलाकों में होता है। और इसमें से किसान जो होता है 20 करोड़ लीटर अपने पास रख लेता है। जो सहकारी समितियां होती हैं उनको लगभग 10 करोड़ लीटर दे देता है। जो कि मिठाई वाले, चाय वाले, होटल वाले, इनको 20 करोड़ लीटर वो बेचता है। पूरा ठप हो गया। अब ये पूरा का पूरा अब नहीं बन पा रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से डेयरी इंडस्ट्री को बचाने के लिए व्यवस्था की गई है। भारत में नहीं व्यवस्था की गई, क्योंकि वो ग्रामीण भारत से जुड़ा हुआ है और वो हमारी प्राथमिकता में अभी भी आ नहीं पा रहा है। मौजूदा स्थिति इस बात को इंगित कर रही है कि अगर सरकार एक असमंजस और कम
फायदे की चीज़ों को देख के दूर का नुकसान करने की स्थिति में बढ़ चुकी है, तो कहीं अब इसे सोचना होगा। इस देश का सबसे बड़ा संकट यह है कि इस देश का इंटेलेक्चुअल क्लास या अलग अलग तबका अभी भी एक मंच पर आकर इन बातों का जिक्र नहीं कर पा रहा है कि संकट पूरे देश के सामने है और ऐसे निर्णय को अब बदलने की ज़रूरत है और इसमें अलग अलग लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। ये कैसे संभव है कि एक चुनी हुई सरकार है और उस चुनी हुई सरकार को जिस जनता ने चुना है वो जनता ही 2 जून की रोटी के लिए भटक रही है? ये कैसे संभव है? और जनता ने चुना है तो ऐसा तो नहीं है कि जनता के द्वारा वो पैसा नहीं, वो तो लगातार पैसा जनता का ही डाइवर्ट हो रहा है, देश का ही पैसा डाइवर्ट हो रहा है। तो इसीलिए उस नेशनल गवर्नमेंट की जरूरत है जिसमें इस देश के तमाम क्षत्रप हों, चाहे राष्ट्रीय राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वह अलग अलग प्रोफेशनल्स हों, एक जोड़कर एक कमेटी बनाकर इस देश के लिए कम से कम 6 महीने के लिए एक ऐसी कैबिनेट इस देश में तैयार हो जानी चाहिए जो आने वाले वक्त के लिए बता सके कि इस तरीके से काम करना है। अन्यथा आप किसी एक व्यक्ति के मातहत चीज़ों को चलेंगे तो फिर वही लाइसेंस राज, वही बाबूगिरी, वही करप्शन, वही परिस्थिति, वही लूटमार की स्थिति। और लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्थिति कौन सी होगी कोई नहीं जानता है, सिवाय इसके जिसके पास ताकत होगी वह चल पड़ेगा। तो क्या ये जंगल राज की स्थिति आ जाएगी? इसीलिए इस देश को एक ऐसी स्थिति चाहिए जहां पर एक सबकी सामूहिकता के साथ एक निर्णय ले पाने की परिस्थिति आए और उससे पहले सच समझ पाए। कम से कम उस सच से आंख मत मूंदिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले